हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना आत्मकथ्य के संदर्भ में। आत्मकथ्य जो रचना है वो 1932 में प्रेमचंद की जो पत्रिका है हंस नामक पत्रिका उसमें प्रकाशित हुई। इससे पहले जानते हैं कि जो कवि के जो मित्र हैं उन्होंने एक कवि से आग्रह किया था कि आपको आत्मकथा लिखनी चाहिए, परंतु कवि अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आत्मकथा के बारे में तो आप जानते हो कि उसमें जीवन का जो यथार्थ पक्ष है और साथ ही जो जीवन में जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, सबको लिखना पड़ता है। परंतु कवि चाहता है कि मैं अपने जीवन के उन पलों को ना लिखूं, क्योंकि कवि का जीवन एक छोटा सा जीवन है और साथ ही उन्होंने दुखों के अलावा, कष्टों के अलावा उन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है। इस कारण से कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं और इसी बीच उनकी असहमति के बीच में ये जो कविता है, आत्मकथ्य जो कविता है वो प्रकाशित हुई। और ये जो कविता है वो 1932 से प्रकाशित हुई हंस नामक पत्रिका में। साथ ही इसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है और ये जो रचना आत्मकथ्य वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई रचना है। कक्षा 10 की जो पुस्तक है क्षितिज, उसमें हम अध्ययन करेंगे कि कवि जयशंकर प्रसाद की रचना की जो कुछ लाइनें हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पतिया देखो कितनी आज गनी। तो यहाँ पर जीवन की नश्वरता के बारे में कवि कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन नश्वर है। जो इस संसार में पैदा होता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य खुद क्यों न हो। तो हर व्यक्ति का जो जीवन है वो क्या है, नश्वर है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना ही होता है। तो यहाँ पर उन्होंने भंवरे के माध्यम से और जो पेड़ों से जो गिर रही जो पत्तियां है उनका उदाहरण दे करके यहाँ पर समझाया है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, कि जो भंवरा होता है एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे फूल से तीसरे फूल पर मकरंद का पान करते हुए एक फूल से दूसरे फूल की ओर जाता है। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भंवरे का जीवन भी स्थिर, एक जगह स्थिर नहीं है, क्योंकि उसका जीवन भी नश्वर है, एक दिन उसे भी इस संसार को छोड़कर जाना होगा। उसी प्रकार से पतझड़ का जो मौसम आता है तो आप देखते हो कि पेड़ों से बहुत सारी जो पत्तियां है वो टूट टूट करके गिर जाती है। तब आप उस पेड़ की हालत को देख सकते हो कि किस प्रकार से उसका जो पेड़ का जो तना है वो किस प्रकार से एक सूखे ठूठ में बदल जाता है। तो कवि ये कहना चाहता है कि संसार में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही होता है। जहाँ पर यहाँ पर भंवरे का उदाहरण देकर के कवि समझाना चाहता है और पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनका उदाहरण देकर के कवि ने यहाँ पर अपनी बात को रखा है। उसी प्रकार से ये जो मन रूपी जो भंवरा है, जिस प्रकार से भंवरा गुंजायमान करते हुए अपनी करुण कहानी को कहता है, उसी प्रकार से ये मन रूपी जो भंवरा है वो भी अपनी करुण कहानी को सबके सामने प्रकट कर देता है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही पतिया देखो कितनी आज गनी। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इस संसार में नश्वरता का यहाँ पर जिक्र किया गया है और इसी प्रकार से ये जो मन रूपी भंवरा है वो भी अपनी करुण व्यथा को सबके सामने प्रकट कर देता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि इस गंभीर यानी गहरा, अनंत अंतहीन नीलिमा, नीले रंग का, यानी जो नीला आकाश है जिसका कहीं पर भी कोई अंत नहीं है, सीमा, इसकी जो सीमा है वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, सीमाहीन है। असंख्य संख्या, बहुत जो संख्या है एका अर्थ नहीं, और संख्या जिसकी संख्या निश्चित नहीं है। जीवन इतिहास, जीवन के जो इतिहास है ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, खराब ढंग से, व्यंग्य मलिन यानी खराब ढंग से, उपहास, उपहास का अर्थ होता है निंदा या मजाक। कि यहाँ पर उन जो इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे सभी इस पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो उनमें सब में अगर कोई बुद्धिमान कोई प्राणी है तो वो केवल मनुष्य है। तो मनुष्य अपना जीवन इतिहास लिखेगा, तो सबका, चाहे वो कीट पतंगे हो, प्रकृति हो, सबका अपना जीवन इतिहास होता है। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि इस नीले आकाश के नीचे, इस असंख्य जहाँ पर उसका कोई सीमा नहीं, सीमाहीन, जो जिसकी कहीं पर सीमा समाप्त होने वाली नहीं है, इस अनंत यानी जो अंतहीन है, इस नीले आकाश के नीचे
बहुत सारे जीवन रूपी इतिहास लिखे जाते हैं, जीवन के इतिहास लिखे जाते हैं। और जीवन के इतिहास लिख करके, जीवन की कहानी लिख करके, तो जीवन की कहानी में क्या लिखेंगे, तो जीवन के अंदर कौन कौन से सुख के पल है, कौन कौन से दुख के पल है, क्या जीवन में सफलताएं अर्जित की है, क्या असफलताएं जीवन में हाथ लगी है, सुख के दिन और दुखों के दिन, सभी प्रकार की कहानी लिखनी होती है और वो जीवन रूपी इतिहास बन जाता है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो लोग अपने जीवन की कथाएं लिखते हैं या उन अभावों के बारे में लिखते हैं, उन दुखों के बारे में लिखते हैं, जीवन की उन कमजोरियों के बारे में लिखते हैं, तो लोगों के लिए वो क्या होता है, मजाक का पात्र बन जाता है। तो कवि कहना चाहते हैं कि लोगों को अपना जीवन इतिहास लिख करके इस प्रकार से निंदा का पात्र नहीं बनना चाहिए या अपने हाथों खुद का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। तब भी कहते हो, अपने मित्रों से, मित्रों ने आग्रह किया था तो अपने मित्रों से कहते हैं, क्या कहते हैं, कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। दुर्बलता यानी कमजोरी या उस अभाव पक्ष के बारे में जो मैंने जीवन में जिया है, जो मेरे जीवन की कमजोरियां है, जो मेरे दुखों के दिन है। अगर आप फिर भी कहते हो कि मैं अपनी उन कमजोरियों को, अपने उन अभावों को कह डालूं, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। क्या तुम्हें मेरे जीवन के उन अभावों को जान करके, उन कमजोरियों को जान करके, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अभावों का जीवन जिया है, मैंने अपने जीवन में धोखा ही धोखा खाया है, तो क्या आपको उस जो मेरी जो कमजोरियां है, मेरे जो दुख के दिन है, जो अभाव के दिन है, क्या उनसे आपको सुखों की प्राप्ति होगी? क्योंकि मेरा जो जीवन है वो तो खाली घड़े के समान है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें सार तत्व कुछ भी नहीं है, यानी रस रूपी जो तत्व है वो जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो जो रस जीवन में जीने के लिए जो रस होता है, तो वो रस तो मेरे जीवन में है ही नहीं, तो आपको सुख की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि मेरा जीवन खाली घड़े के समान है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। किंतु कहीं ऐसा न हो तुम ही खाली करने वाले। कहीं आपने मुझसे आग्रह किया है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, कहीं आप अपने आप को ही अपराधी या दोषी ना समझने लगो कि हमारे वजह से कवि का जीवन अभाव से ग्रस्त हो गया, दुखों के बादल कवि के जीवन में मंडराने लगे हैं। तो कभी ऐसा न सोचने लगो या अपने आप को अपराधी मत समझना कि हमारी वजह से कवि का जीवन अभाव से ग्रस्त हो गया। मेरा रस ले अपनी बढ़ने वाले, आप मेरे जीवन का जो रस लेकर के आप अपने जीवन में रस का आनंद बढ़ना चाहते हो। कवि ये कहना चाहते कि मेरे जीवन में जो सुख रूपी जो रस है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन तो खाली घड़े के समान है। तो तुम अपने जीवन में मेरे इस खाली घड़े रूपी, यानी जीवन जो मेरा जीवन है वो खाली घड़े के समान है, जिसमें सुख और साथ ही जो उज्जवल जीवन है उसका कुछ भी सार तत्व नहीं है। मेरा जीवन तो करुणा से युक्त है, साथ ही मेरा जीवन अभावों से ग्रस्त है, निराशाओं से ग्रस्त है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सपनों को मरते हुए देखा है। तो इस प्रकार से तुम अब मेरे जीवन से किसी प्रकार का कोई रस ग्रहण नहीं कर सकते। ये विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। कवि क्या कहना चाहते हैं? विडंबना है, दुर्भाग्य है मेरा, यह दुर्भाग्य है मेरा। अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, अपने सरल स्वभाव के बारे में कवि कहना चाहते हैं कि अगर मैं अपना जीवन इतिहास लिखूंगा तो मैं अपने इस सरल स्वभाव की क्या करूंगा, मजाक उड़ाऊंगा, इसकी निंदा करूंगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपना जीवन इतिहास नहीं लिखना चाहता, क्योंकि लोग मेरे इस जीवन जो आत्मकथा है उसको पढ़ेंगे तो मेरी मजाक उड़ाएंगे कि देखो कवि ने अपने जीवन में क्या किया है, कवि का जीवन तो एक खाली घड़े के समान है, क्या कवि लिख रहा है। तो इस प्रकार से मैं अपने उन निजी क्षणों को या अपनी कमजोरियों को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना, मैं अपनी उन भूलों को नहीं लिखना चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना, प्रवंचनार्थ का अर्थ होता है धोखा, या जिनके द्वारा मैं ठगा गया हूँ। तो मैं अपने जीवन में, क्योंकि आत्मकथा लिखनी है तो उसके अंदर जीवन की कमजोरियों को, जीवन में जो धोखा मिला है, सब यथार्थ पक्ष को सबको लिखना पड़ता है। तो कवि ये कहना चाहते कि मैं अपने उस यथार्थ पक्ष को नहीं लिखना चाहता। कौन सा? जिसमें मुझसे कौन सी भूल हो गई है, या
किन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, किन लोगों के द्वारा मैं ठगा गया हूँ औरों की दिखलाओं में, तो मुझे उन लोगों के बारे में भी बताना पड़ेगा कि जिन लोगों ने मुझे ठगा है, जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। साथ ही मैं अपने जीवन के उस अभाव पक्ष के बारे में लिख करके अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहता, क्योंकि मेरा जो सरल जीवन है, सादा जीवन है, इसका मैं उपहास नहीं करवाना चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में। सरल स्वभाव के बारे में बताया गया है, मानवीकरण किया गया है कि उस सरल स्वभाव की हंसी उड़ाना मानवीकरण अलंकार है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। यहाँ पर कवि अपनी प्रेयसी का जिक्र करता है, अपनी प्रेमिका का जिक्र करता है कि किस प्रकार से मैं उसके साथ किस प्रकार से खिलखिलाकर हंसता था, किस प्रकार से हम दोनों आपस में एक साथ मिलकर के किस प्रकार से बातें करते थे, किस प्रकार से हमारा जो सुखमय जीवन था। तो मैं उन बातों को या उन निजी अनुभवों को आपके सामने कैसे प्रकट कर सकता हूँ। उज्जवल यानी जो सुखप्रद जो मेरा जीवन है, उज्जवल गाथा यानी सुखप्रद जीवन की उस कहानी को या अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए उन पलों को मैं कैसे आपके सामने प्रकट कर सकता हूँ। उन मधुर चांदनी रातों की यानी उन चांदनी रातों की बातें या उन मधुर क्षणों को मैं आपके सामने कैसे प्रकट कर सकता हूँ। मेरे जो निजी अनुभव है मैं उनको आपके सामने प्रकट नहीं कर सकता कि किस प्रकार से मैं अपनी प्रेमिका के साथ बैठ कर के किस प्रकार से कौन कौन सी बातें किया करता था। जो मेरी और मेरी प्रेमिका की जो निजी बातें थी उनको आपके सामने प्रकट नहीं कर सकता। अगर ऐसा मैं प्रकट करूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये बातें तो व्यक्तिगत है, निजी है, इन बातों को कवि को नहीं कहना चाहिए। इस कारण से मैं आपके सामने मेरी प्रेमिका के साथ बिताए हुए उन दिनों की बातों को या उन सुख के क्षणों को आपके सामने प्रकट नहीं कर सकता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। उन क्षणों के बारे में कवि कहता है कि उन सुख के क्षणों में जिस प्रकार उन कौन से क्षण जो मैं अपनी प्रेमिका के साथ बिताया करता था, उनके साथ मधुर चांदनी रातों में जो हमारे बीच में जो बातें हुआ करती थी, जो सुख के क्षण थे, उन क्षणों को आज मैं सोचता हूँ तो उनका जो सुख है वो आज मुझे नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो मेरी प्रेमिका कहा गया है कि ऊपर वाली लाइनों में कि किस प्रकार से लोगों ने मुझे ठगाया, प्रवंचना, धोखा दिया है, किस प्रकार मैं ठगा गया हूँ, कौन सी मुझसे भूले हो गई है, कि किस प्रकार से मैंने अपनी प्रेयसी से हद से ज़्यादा विश्वास कर लिया था और आज वो मुझे छोड़ करके चली गई है। तो मैंने स्वप्न देखा था, अपने प्रेमिका के साथ रहने का स्वप्न देखा था कि किस प्रकार से हमारा जो आगे आने वाला जो जीवन है वो किस प्रकार से सुखप्रद रहेगा। तो आज उसका सुख मुझे नहीं मिल रहा है, वो सपना ही रह गया है। तो कवि कहना चाहता है मैंने सपनों को मरते हुए देखा है तो ये सपना ही रह गया है। वो जो मधुर क्षण थे वो आज सपने की बात ही रह गया है। आज भी जब वो बातें मुझे याद आती है तो एक सपना सा मुझे दिखाई देता है। तो मिला कहाँ वह सुख, वो सुख जो सुख मैंने अपने प्रेमिका के साथ जो सुख के क्षण बिताए थे उसका सुख मुझे नहीं मिला। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। क्यों? कवि कहता है आलिंगन यानी गले लगाना या अपनी बाहों में जकड़ना। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। जो सुख के जो क्षण है वो मेरे नज़दीक आते आते मुझसे दूर चले गए। कवि कहना चाहता है कि मैं अपनी प्रेमिका को गले लगाना चाहता था, परंतु जैसे ही वो मेरे समीप आती है और मेरा जो सपना है वो टूट जाता है, जो सुख के क्षण है वो समाप्त हो जाते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि मैंने जो अपने प्रेमिका के साथ जो सपने देखे थे वो मेरे टूट गए हैं और उन सपनों को या उन निजी अनुभूतियों को जो मैंने अपने प्रेमिका के साथ बिताए थे उनको मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। जिसके अरुण कपोलों की, यहाँ पर मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जा गया, प्रश्न शैली में लिखा गया है, प्रश्न किया गया है अपनी प्रेमिका के संदर्भ में। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। सुहाग, जो सुहाग होता है, जो तिलक होता है, जो मांग औरतें भरती है, कैसी होती है? लाल रंग की होती है। तो कवि कहता है
अनुरागिनी प्रेम करने वाली जो उषा है, उषा यानी उषा काल होता है जो सूर्योदय से पहले होता है, उषा काल की जो बेला होती है सारे आकाश में अरुणिमा आभा फैल जाती है। तो कवि ये कहना चाहता है अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, अपनी मदमस्त करने वाली जो उस समय की जो प्रकृति है जो सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लाल रंग की जो अरुणिमा आभा है, तो प्रेम करने वाली जो उषा काल है, जो उषा काल का जो समय है वो भी मेरी प्रेमिका से या मेरी प्रेयसी से अरुण यानी लाल रंग, कपोलो यानी गालों से मतवाली मस्त करने वाली सुंदर छाया में, कांति, छाया यानी कांति में, जो मेरी प्रेमिका की जो सुंदर कांति थी, जो मेरी प्रेमिका के सुंदर सुंदर और लाल लाल रंग के जो गाल थे, उन गालों से जो प्रेममयी जो उषा है वो अपनी अरुणिमा आभा उधार लिया करती थी। यानी यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि जो अरुणिमा आभा है उषा काल की वो भी मेरी प्रेमिका से ही लिया करती थी, यानी मेरी प्रेमिका इतनी सुंदर थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पति की पंथा की। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है थके पति की पंथा की, पति का अर्थ होता है राहगीर, पंथा होता है रास्ता। जिस प्रकार से थका हुआ जो पथिक होता है, जो रास्ते का जो राहगीर होता है, उसका जो आधार उसका भोजन होता है, उसी प्रकार से कवि अपने जीवन का आधार अपना संबल किसको मानता है, उसकी स्मृति पाथे बनी है, सहारा। पाथे का अर्थ है सहारा। किसकी स्मृति? अपनी प्रिया की स्मृति या अपनी जो प्रेयसी या प्रेमिका है उसकी स्मृतियाँ ही आज कवि के जीवन का सहारा बनी हुई है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कंथा यानी गूदड़ी। कवि ये कहना चाहता है अपने मित्रों को, ये कहना चाहता है कि आप सीवन को उधेड़ कर देखोगे, सीवन यानी जो गूदड़ी है उसको उधेड़ कर के आप क्या देखना चाहते हो। कवि का कहने का उद्देश्य है कि जिस प्रकार से गूदड़ी को उधेड़ करके उसके भीतर जो कपड़े, तरह तरह के जो कपड़े हैं उनको आप जैसे पहचानते हो कि ये जो कपड़ा है कब उसके अंदर जो आपके बचपन की यादें जुड़ी हुई होती है, उस प्रकार से कवि गूदड़ी के माध्यम से कहना चाहता है कि जो मेरा अंतर्मन है उस अंतर्मन को आप उधेड़ उधेड़ करके क्या देखना चाहते हो, क्योंकि जो मेरा अंतर्मन है वो तो अनेक व्यवस्थाओं से घिरा हुआ है, अभावों से घिरा हुआ है। मेरे जीवन के अंदर दुख ही दुख है, तो आप मेरे इस अंतर्मन के भीतर क्या देखना चाहते हो जिस कारण से आप मुझे आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हो। तो ये बातें कवि ने अपने मित्रों को कही है कि आप मेरे भीतर क्या देखना चाहते हो या मेरे भीतर के जो मेरे जो अभाव है उनको क्यों कुरेदना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। कवि अपने जीवन को छोटा सा जीवन मानता है, क्योंकि कवि का जीवन जिसके अंदर आपको बताया गया कि जीवन ने जो कवि है जयशंकर प्रसाद छायावादी काल के कवि है, और छायावादी काल के जो कवि है उनकी आप देख सकते हो कि उनका हर जो कवि है, ज़्यादातर जो बड़े बड़े कवि हुए हैं उनका जीवन अभाव से गुजरा है। तो कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन भी अभाव से गुजरा है। उन्होंने आठवीं कक्षा तक ही स्कूल में पढ़ा है, उसके बाद में उन्होंने स्वाध्याय किया है, और साथ ही उनका जो यथार्थ जीवन है जिसके बारे में बताया गया है कि कई कष्टों परेशानियों से घिरा हुआ था। इनकी जो प्रेमिका है वो भी इनको छोड़कर चली गई है। तो कवि ये कहना चाहता है कि मेरा जो छोटा सा जीवन है वो अभावों से घिरा हुआ है, और इस अभावों से घिरे हुए जीवन की जो कष्टों और दुखों से व्याप्त है, इस जीवन की मैं बड़ी कथाएं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता, न ही पाखंड का सहारा ले सकता हूँ, क्योंकि जो जीवन यथार्थ है उसी के बारे में आत्मकथा में बताया जाता है, पाखंड का सहारा नहीं लिया जाता है। तो कवि ये कहना चाहता है कि मैं इस छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं कह सकता हूँ। यहाँ पर विरोधाभास शैली के बारे में बताया गया है। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मौन रहूं। कवि ये कहना चाहता है कि मेरा जीवन तो छोटा सा है और मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने बारे में मौन रहना ही मेरे लिए उचित है और औरों के बारे में मैं सुनूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा। अपने मित्रों की ओर संकेत करते हुए कवि ये कहना चाहता है कि आप मेरी इस बोली वाली या मेरे इस दुखों से ग्रस्त जीवन के बारे में, जो अभाव से घिरा हुआ है, कष्टों और परेशानियों से घिरा हुआ है, जिसमें हमेशा दुख ही दुख सहे हैं, तो इस बोले वाले जीवन के बारे में सुनकर के आप क्या
क्या सोचना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, सुनकर क्या तुम भला करोगे। प्रश्न शैली में प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा, कि तुम्हें मेरे इस बोले वाले जीवन या सादगीपूर्ण जीवन के बारे में सुनकर के क्या क्या आपको करना है। अभी समय नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और साथ ही कवि ये कहना चाहता है कि मैंने अपनी इस पीड़ा को, मौन व्यथा यानी मैंने अपनी जो पीड़ाएं हैं, जो शारीरिक जो पीड़ाएं सही है, जो व्यथा मैंने भुगती है, साथ ही जो अपने प्रेयसी या जो अपने इष्टजनों ने जिस प्रकार से मुझे धोखा दिया है, तो कवि ये कहना चाहता है कि अभी मेरी जो व्यथा है, जो पीड़ा है, अभी मौन है, अभी समय भी नहीं हुआ है, और अभी वो समय भी नहीं हुआ है कि मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूं। तो कवि का कहने का अर्थ है कि अभी वो समय नहीं आया है कि मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूं, और मेरी जो पीड़ा है वो अभी शांत है, इसको जगाओ मत, क्योंकि मैं कितने समय से अपनी इस मौन व्यथा को बुला पाया हूं, और आप इसको कुरेदना चाहते हो तो ऐसा मत करो। और नहीं, मेरे पास छोटा सा जीवन है, इसकी बड़ी कथा कहने का समय अभी हुआ है। तो आपको आत्मकथे जो कवि के द्वारा लिखी गई जो रचना है, जो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई रचना है, और साथ ही जो मासिक पत्रिका है, प्रगतिशील दौर की जो मासिक पत्रिका है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जो हंस नामक पत्रिका है, वो 1930 से 36 तक प्रेमचंद ने इसका संपादन किया, और 1986 के दौर में राजेंद्र यादव ने इस मासिक पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था। और अगर हिंदी की पहली आत्मकथ्य की अगर बात की जाए तो हिंदी की प्रथम आत्मकथ्य जो आत्मकथा है वो 1641 में बनारसी दास जैन जो है उनके द्वारा लिखी गई अर्थकथानक पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो कवि की, जयशंकर प्रसाद कवि की जो रचना है आत्मकथ्य, वो सुनकर के आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।